हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। यूनिट 5 के ए पार्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 में आपको अराउंड 4 पार्ट्स को कवर करना है, ए बी सी डी। जो ए पार्ट है उसमें आपको पढ़ना है इंग्लैंड में जो महिला मताधिकार के बारे में, कि इंग्लैंड में महिलाओं को जो अधिकार है मत देने का, वोटिंग करने का, वो किस प्रकार मिला। इसके बारे में आपका ये यूनिट का ए पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो इंग्लैंड में मताधिकार ऐसा नहीं है कि महिलाओं को शुरुआत से ही जो मताधिकार था वो प्राप्त था। आपको पता होगा कि इंग्लैंड से ही लोग जो गए थे उन्होंने ही पूरे विश्व में जगह जगह राज किया था, जिनमें से एक भारत भी था। तो इस प्रकार के 1906 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र में एक लेख में वोट देने के अधिकार के लिए प्रचार करने वाली महिलाओं का वर्णन करने के लिए पहली बार एक शब्द, जिसको सफ्रगेट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगर आप अपना सिलेबस देखते हैं तो आप उस सिलेबस में देखेंगे कि ए पार्ट में जो आपका लिखा गया है वहां पे इस शब्द का भी यूज किया गया है। ठीक है, इंग्लैंड, वो सफ्रगेट मूवमेंट इन इंग्लैंड, इस प्रकार से आपका यूनिट का ए पार्ट है। तो 1906 में जब समाचार पत्रों में कुछ महिलाएं क्या कर रही थी, वोटिंग के अधिकार के लिए प्रचार कर रही थी, तो वहां पे इस शब्द का सफ्रगेट का यूज किया गया था। पोलिंग एंजल्स के समय 2/3 पुरुष आबादी मतदान कर सकती थी, जो शामिल नहीं हो सके वो ये लोग थे। तो जब इसमें बताया गया है कि पोलिंग एंजल्स के समय क्या था, टोटल आबादी का केवल 2/3 लोग ही क्या कर सकते थे, क्या मतदान दे सकते थे, मतलब उनको वोटिंग करने का अधिकार था। जिन लोगों को अधिकार नहीं था वो लोग कौन कौन थे, तो वो देखते हैं। वो लोग थे वे पुरुष जिनके पास संपत्ति नहीं थी या कम से कम 10 ये यूरो वर्ष का किराया देते थे। ऐसे लोग जिनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं है, मतलब वो एक प्रकार से बिल्कुल ही उनके पास संपत्ति नहीं, वो गरीब है। या फिर कम से कम 10 वर्ष, प्रति 10 वर्ष का जो यूरो है का किराया देते थे, इस प्रकार के लोग। नौकर जो अपने नियोक्ताओं के साथ रहते थे, ऐसे नौकर जिनको जिस व्यक्ति ने नियुक्त किया है उनके साथ रहते थे, वो लोग वोट नहीं कर सकते थे। अपराधी और पागल लोग वोट नहीं कर सकते थे, इन लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था। हालांकि ब्रिटिश महिलाएं और पुरुष 1860 के दशक से सार्वभौमिक और महिला मताधिकार देने के लिए बहस कर रहे थे। तो ये वाली जो बहस है कि महिलाओं को अधिकार होना चाहिए वोट देने का, ये 1860 से ही चला आ रहा है। किनके बीच, महिला और पुरुषों के बीच, कि जो महिलाओं का मताधिकार का अधिकार है वो महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। लेकिन महिलाओं के वोट के लिए आंदोलन तेज हो गए जब एमलाइन पार्कहॉर्स्ट और उनकी बेटियां क्रिस्टबेल और सिल्वाया ने 1903 में महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ WSPS, ठीक है, सॉरी यू WSPU, ये इनका जो सामाजिक संघ था वो था वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन। तो इस संघ की क्या करी, स्थापना करी। अब देखिए कि आंदोलन तो चले आ रहे थे लंबे टाइम से कि महिलाओं को उनको अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो भी वोट कर सके, परंतु आंदोलन में कब तेजी हुई, जब एलमन पंखहर्ट्स और उनकी बेटियां क्रिस्टबेल और सिल्विया ने क्या करा, 1903 में एक संघ बनाया जिसका नाम था महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ की स्थापना की। एक अधिक कट्टरपंथी संगठन मताधिकार के लिए लड़ने वाले पहले से कुछ लोगों की तुलना में, तो ये जो पहले से भी कुछ छोटे मोटे संघ थे परंतु कोई बड़ा संघ नहीं था। तो जब वुमेन का ये जो सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन बनाया गया तो उसके बाद काफी ज्यादा तेजी हो गई। इसका नारा था डिट्स नट वॉट्स, ये इनका नारा था। और वास्तव में WSPU, ठीक है, वुमेन सोशल पॉलिटिकल यूनियन, अधिक से अधिक उग्रवादी बन गया क्योंकि वर्ष बीत गए
और ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं के मताधिकार के समर्थन करने से इनकार कर दिया। तो कई आंदोलन हुए अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, परंतु जो वहां की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार देने से साफ इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, उग्रवादी हो गए, मतलब अब वो हिंसा पे उतर आए थे, अब वो हिंसा कर रहे थे, रोड पे उतर आते हिंसा करते ताकि सरकार पे दबाव पड़े और वो महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार प्रदान करे। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे लोग ये खड़े हुए हैं ताकि वुमेन्स को जो वोटिंग का अधिकार है उसको दिला सके। 1906 में एक लिबरल सरकार पहली बार संसद के लिए चुनी गई। ठीक है, तो 1906 में लिबरल सरकार जो थी वो पहली बार संसद के लिए चुनी गई, मतलब सरकार बदली 1906 में। पहले हेनरी कैंपबेल वेनरमैन और फिर 1909 में प्रधानमंत्री के रूप में हॉर्बर्ट हेनरी एथिक्सवर्थ, ये लोग नियुक्त किए गए। पहले कौन चुना गया, पहले जो जो सरकार बनी लिबरल, उसके बाद पहले हेनरी कैंपबेल बैरमैन और फिर 1908 में प्रधानमंत्री के रूप में हॉर्बर्ट हेनरी को चुना गया। आंदोलनकर्ता बहुत अशांति व्यक्त, ठीक है, अशांति व्यक्त थे, एक प्रकार से उनमें ज्यादा शांति रही थी। कई उम्मीदवारों के चुनाव अभियानों में किए गए वादों के अनुसार उदारवादी उनका समर्थन करेंगे। तो कई ऐसे चुनाव में जो लोग खड़े हुए थे, उन्होंने उम्मीदवारों, जो उम्मीदवार कहा जाता है, जो खड़े होते हैं वोटिंग जीतने से पहले, तो उनको उम्मीदवार कहा जाता है। तो एक प्रकार से वो खड़े हुए, उन्होंने क्या करा, वादा किए कि हम जैसे सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे, हम आपको महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, वादे किए। तो क्या लगा, उदारवादी लोग उनका समर्थन करेंगे, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा। उदारवादियों ने उनका समर्थन भी करा, परंतु क्या हुआ, उन्हें उदारवादियों को निराश होना पड़ा, विशेष रूप से एस्क्विथ के साथ, जो कि एक प्रसिद्ध विरोधी मताधिकारी था। यहां तक कि जून 1908 में हाइड पार्क में महिलाओं का रविवार मार्च, जिसमें 2.5 लाख लोगों ने महिलाओं के लिए वोट के नारे लगाए, एथविक्स को मताधिकार बिल पेश करने की अनुमति देने के लिए आगे नहीं बढ़े। तो क्या हुआ, जून 1908 में एक पार्क है हाइड पार्क, उसके अंतर्गत 2.5 लाख लोगों ने महिलाओं के वोटिंग के लिए नारे लगाए थे। ठीक है, परंतु क्या हुआ, एस्क्विथ को मताधिकार बिल पेश करने की अनुमति देने के लिए आगे नहीं बढ़े। तो इन लोग जो उस समय के जो बिल पेश करता था व्यक्ति, ठीक है, वो आगे नहीं आया बिल लेके ताकि बिल पास हो सके, वो आगे गया ही नहीं। जैसे जैसे मताधिकार अधिक उग्रवादी होते गए, मताधिकारी जो लोग थे जो वोटिंग के लिए लड़ रहे थे, वो उग्रवादी होते गए, उनके कार्य और पुलिस द्वारा उनका उपचार अधिक हिंसक होता चला गया। वो लोग क्या करते, हिंसक करते, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं गाड़ी चला देना, रोड पे चक्के जाम कर देना, लोगों को तक हिंसा पहुंचाना। ठीक है, तो इस प्रकार के वो लोग कार्य करते हिंसक। साथ में पुलिस के द्वारा जो उन लोगों को संभालने का काम था वो भी कठिन होता चला गया। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर रेलिंग से खुद को जकड़ने वाली महिलाओं के रूप में शुरू हुआ, वह खिड़की तोड़ने में तेज हो गए और फिर प्रदर्शनों में दंगे की स्थिति में उतर आए। तो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का जो आवास होता है उसके बाहर रेलिंग से खुद को बांध लेना, या फिर उसके जो प्रधानमंत्री आवास की खिड़कियां तोड़ देना, इस प्रकार के काम करने लगे और दंगे की स्थिति पे उतर आए। अक्सर पुलिस द्वारा सार्वजनिक अवस्था के लिए अनिवार्य रूप से मताधिकारों को गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे लोग जो कि क्या कर रहे हैं, वोटिंग के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था, क्योंकि एक प्रकार से वो लोग क्या करते थे, हिंसा करते थे। और 3 दिन से लेकर कई महीनों तक कहीं कहीं भी जेल की सजा दी गई थी। तो लोगों को क्या होता था, 3 दिन से लेकर महीनों महीनों तक उन्हें जेल में डाला जाता था। सबसे कुख्यात जेल उत्तरी लंदन में होवेले थी। ठीक है, तो सबसे कुख्यात आप कह सकते हैं कि खतरनाक जेल थी लंदन, उत्तरी लंदन की, जिसका नाम था होवेले होलवे। 18 नवंबर 1910 को पार्लियामेंट स्क्वायर में एक विरोधी हिंसक हो गया। एक प्रकार से क्या हुआ, पार्लियामेंट के अंदर ही इस बार हिंसा हो गई और पुलिस ने कई मताधिकारों को पीटा। जो लोग लड़ रहे थे वोटिंग के लिए, उनको कईयों को पीटा। उसके बाद आंदोलन ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ना शुरू कर दिया, व्यवस्थित खिड़कियां तोड़ने और
अगजनी के हमलों का आयोजन किया गया। अब जब 18 नवंबर 1910 में पार्लियामेंट के अंदर जब हिंसा हुई और उसके बाद कई लोगों को पीट दिया गया, किसके द्वारा? पुलिस वालों के द्वारा। तो अब लोग हिंसा से आगे बढ़ गए और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध को आरंभ कर दिया। इसमें खिड़की तोड़ना, अगजनी मतलब आग लगा देना, इस प्रकार के कार्यों की आयोजना की जाने लगी। जैसे कि यह जैसे कि यह अधिक कट्टरपंथी और हिंसक हो गए। WSPU ने अपने कई समर्थकों को खो दिया। तो क्या हुआ? WSPU ने अपने कई समर्थकों को खो दिया। जो भी लोग उनका समर्थन करते थे उन्हें कई या तो जेल में डाल दिया जाता था या फिर उन्हें पीट के मार दिया जाता था। इस प्रकार की स्थिति आ गई थी। ये WSPU वाले वो लोग थे जो महिलाओं के वोटिंग के लिए लड़ रहे थे। जून 1913 में एमिली विल्डिंग डेविस ने डर्बी रेस कोर्स में खुद को किंग के घोड़े के नीचे फेंक दिया और मारा गया। तो एक व्यक्ति थी, ठीक है, एमिली, एक फीमेल एमिली विल्डिंग डेविस ने क्या करा? डर्बी का एक रेस होता है जिसको घोड़ों की रेस होती है, उसको डर्बी कहा जाता है। तो डर्बी का रेस कोर्स होता है जिसमें घोड़े दौड़ते हैं। तो वहां पे क्या करा है? किंग, जो राजा का घोड़ा था, उसके नीचे खुद को फेंक दिया और दब के मर गई। वह कारण के लिए मरने वाली एकमात्र मताधिकारी थी, ठीक है। तो वो पहली औरत थी जो कि इस प्रकार से एक कारण के लिए मर गई और उसे शहीद बना दिया गया और उसको क्या मान लिया गया कि वो शहीद हो। अगस्त 1914 में यूरोप में युद्ध की घोषणा कर दी गई। मताधिकार आंदोलन ने अपनी गतिविधियों को निलंबित कर दिया। सरकार ने सभी मताधिकारियों को जेल से रिहा कर दिया और पंकहर्ट्स और अन्य लोगों ने खुद को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने में झोंक दिया। अब देखिए कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, अगस्त 1914 में यूरोप में क्या हुआ? युद्ध की घोषणा कर दी गई। मताधिकारी, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने अपनी गतिविधियों को निलंबित कर दिया। जो लोग आंदोलन कर रहे थे वोटिंग के लिए, उन्होंने जो उनकी गतिविधियां थी उनको निलंबित कर दिया, मतलब कुछ समय के लिए छोड़ दिया। सरकार ने जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया था जेल से रिहा कर दिया। पंकहर्ट्स और अन्य लोगों ने खुद को क्या करा? ब्रिटेन के युद्ध के प्रयास, क्योंकि ब्रिटेन भी लड़ रहा था, तो ब्रिटेन के युद्ध के साथ, मतलब ब्रिटेन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए खुद को क्या करा? झोंक दिया। युद्ध में लड़ने के लिए जाते ही लगभग 10 लाख महिलाओं ने पुरुषों को नौकरी ले ली। अब क्या हुआ? युद्ध में जो लोग लड़ने गए थे, लगभग 10 लाख महिलाओं ने पुरुषों की नौकरियां ले ली। सपोज करिए कि अब युद्ध में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ से युद्ध के लिए जाएंगे, तो जो आप कह सकते हैं देश में बाकी काम कौन करेगा? अगर पुरुष चले जाएंगे तो महिला करेंगी। तो महिलाओं ने क्या करा? पुरुषों की नौकरियों को ले लिया। अब महिलाएं पुरुषों की नौकरी करने लगी थी। फरवरी 1918 में सरकार ने महिलाओं को वोट देने का एकमात्र अधिनियम पारित किया यदि वे 30 वर्ष से अधिक की थी और या तो उनके पास संपत्ति थी कम से कम 5 यूरो प्रतिवर्ष किराए पर थी, या किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी थी जिसने किया था, एक प्रकार से आप कह सकते हैं जिसके पास धन भी था या फिर वो किराया भी रखता था। तो परिणाम स्वरूप 8.5 मिलियन महिलाएं 1918 के चुनाव में वोट देने के हकदार बन गई। तो आप देखिए किन किन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था, किन महिलाओं को। फरवरी 1918 में गवर्नमेंट ने एक बिल पास करा जिसके अंतर्गत महिला की उम्र कम से कम 30 होनी चाहिए और उसके पास संपत्ति होनी चाहिए या फिर कम से कम 5 यूरो प्रति वर्ष के लिए क्या होना चाहिए? किराया होना चाहिए, या फिर वो एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी हो जिसके पास धन भी हो या फिर वो किराया देता हो। तो इस प्रकार से लगभग 8.5 मिलियन जो महिलाएं थी 1918 के आम चुनाव में क्या हुई? हकदार बनी वोट देने की। फिर 2 जुलाई 1928 को 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान करने की अनुमति देने वाला एक कानून पारित किया गया। तो 2 जुलाई 1928 को जो भी महिला 21 वर्ष से अधिक है वो क्या कर सकती है? वोट दे सकती है। इस प्रकार का कानून गवर्नमेंट ने पास किया। यह बहस का विषय है कि मताधिकार आंदोलन का मतदान कानूनों में बदलाव लाने पर कितना प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये एक बहस की, वर्तमान में भी ये बहस की बात है कि जो लोग मताधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे कितना प्रभाव पड़ा आखिर। कुछ लोगों का मानना है कि आंदोलन के उग्रवाद ने सरकार को और अधिक हठी बना दिया।
कुछ लोग ये कहते हैं कि आंदोलन ने जो उग्रवाद किया था, हिंसा करी थी, उससे क्या हुई, सरकार और ज्यादा हटी, मतलब जिद्दी बन गई। अन्य लोगों का कहना है कि 1918 अधिनियम को युद्ध के दौरान महिलाओं के प्रयासों के लिए एक पुरस्कार के रूप में पारित किया गया। तो 1918 में जो एक अधिनियम पास किया गया, तो युद्ध के दौरान जो महिलाओं ने काम किया था, पुरुषों के स्थान पर जो महिलाओं ने काम करा, उसके तौर पर महिलाओं को पुरस्कार के रूप में मताधिकार का अधिकार दिया गया। ना कि कुछ मताधिकारियों ने किया था, ना कि उन लोगों ने करा जो कि हिंसा कर रहे थे। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मताधिकार ने महिलाओं को वोट के मुद्दे को राष्ट्रीय विचार के रूप में उठाया। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मताधिकार जो था, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार, वो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर एक विचार के रूप में उठकर सामने आया। तो इस प्रकार से महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला था इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये आपका ए यूनिट है। अगर आपको समझ आ गया तो आप जो आंसर है वो अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट 5 का ए यूनिट। वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे वेबसाइट का और हमारे चैनल्स का, जो टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम का भी, वहाँ पे आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका कोई डाउट होगा, हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।